औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक कर रहे थे 4.4 पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। इसमें अभी तक हमने जितना भी ट्रांसपोर्ट देखी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट थी, यानी कि इसके अंदर हमने देखा जिसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कुछ टॉपिक देखे, जिसके अंदर हमने डिफ्यूजन्स देखा, ऑस्मोसिस को डिस्कस किया और फिर साथ साथ हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स को भी देखा। इसके साथ हमने गार्ड सेल्स क्यों भी और ऑस्मोसिस का जो फिनोमेना था उसको भी अंडरस्टैंड किया। तो ये जितने भी फिनोमेने थे हमारे पास, या जो हमारे पास फिल्ट्रेशन जो हमने देखी, जितने भी फिनोमेने थे ये हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जिसके अंदर हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और जो आज का लेक्चर है हमारा वो है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट का उल्टा है, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाते हैं। तो आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जी, इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे ही अगर हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज़ को मूव करवाते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। लाइक बिल्कुल इस तरह है कि जैसे कि हमने वाटर को नीचे यानी कि फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर की तरफ भेजना है, नीचे एक लोअर कंसंट्रेशन से हमने हायर कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ भेजना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर पंप यूज़ करते हैं, लाइक मोटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, पंप यूज़ करते हैं। वो पंप क्या करता है, अपने प्रेशर के ज़रिए एक एनर्जी यूज़ करता है, उसके ज़रिए वाटर को फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर की तरफ क्या करवाता है, मूव करवाता है। तो ये भी आपके पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया कि क्या चीज़ है, यानी कि ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके जरिए हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। ऐसी चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम फर्दर इसकी बात करें, चूंकि हम जारी बात है प्रैक्टिकली तो नहीं बात कर रहे, यानी कि पंप या मोटर की तो बात नहीं कर रहे, हम सेल्स की बात कर रहे हैं। तो सेल्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेल्स के अंदर आता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ज़ाहिर बात उसने लोअर टू हायर की तरफ जाना है, तो उसको लोअर से हायर की तरफ मूव कराने के लिए हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं उसे, हम एटीपी कहते हैं। इंशाल्लाह एटीपी के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास एटीपी की एब्रीवेशन है वो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास इस एनर्जी का नेम है जिसे हम कहते हैं एटीपी। ठीक हो गया। ये वो एनर्जी है जो सेल्स यूज करते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए। जी, आगे फर्दर हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल में। तो ज़ाहिर बात है अभी हमने डिस्कस किया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। ज़ाहिर बात इसने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। तो इसी तरह जब हमारे पास कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ कैरियर्स प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि इस एनर्जी को क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। यूज़ करके वो क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाता है। यानी कि जो चीज़ मूव करवाती है वो क्या है, हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स हैं। ठीक हो गया। ये प्रोटीन्स ही बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट करवाती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज इसके लिए छोटी सी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में हम जो एक लेने जा रहे हैं वो है हमारे पास नर्व सेल के मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक हो गया। हम इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने डायग्राम भी है। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है आउटसाइड ऑफ द सेल और एक हमारे पास इनसाइड ऑफ द सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक हो गया। अभी हमने बात किया कैरियर प्रोटीन को। ये जो आपको येलो कलर वाला पार्ट नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, कैरियर प्रोटीन्स हैं। और इन कैरियर प्रोटीन्स के अंदर ही बेसिकली जो एनर्जी यूज करते हैं वो एनर्जी हमारे पास एटीपी है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब आउटसाइड सेल्स के अंदर यानी कि जो हमारे पास नर्व सेल है, ये जो कैरियर प्रोटीन्स जो यूज करता है, इसके लिए जो ये पंप यूज करता है उससे हमारे पास नाम है सोडियम पोटाशियम पंप।
सोडियम पोटाशियम पंप इसका नेम क्यों रखा गया, इसलिए नेम रखा गया क्यों, इसके अंदर जो हमने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवानी है वो हमारे पास सोडियम और पोटाशियम की है। यानी कि इसका सोडियम और पोटाशियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को हम डिस्कस करते हैं, इसलिए ऐसे पंप को भी हम क्या कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली ये पंप क्या करता है, इस जगह आपको आउटसाइड सेल की बात करने लगे हैं पहले, तो देखें आउटसाइड वाली पार्ट के अंदर आपको सोडियम की मिकदार बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, okay? अब सोडियम के ये पार्टिकल देखें तो ज्यादा है और पोटाशियम की देखें तो पोटाशियम की कम है। यानी कि इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम की जो मिकदार है वो लोअर कंसंट्रेशन है, जबकि सोडियम की मिकदार हमारे पास क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी मूवमेंट होती है जो कि लोअर टू हायर करवाती है। ठीक हो गया, इसलिए हमारे पास यहां से पोटाशियम की मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। पोटाशियम या आउटसाइड सेल से लोअर साइड वाली यानी कि अपनी हायर कंसंट्रेशन वाली साइड पे जो मूवमेंट देनी है, यानी कि जो इन साइड ऑफ द सेल है, उसके लिए जो पोटाशियम की जो मूवमेंट है वो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए होती है। और ये किसकी मदद से हो रही है, ये कैरियर प्रोटीन के जरिए हो रही है। और ये कैरियर प्रोटीन्स के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है, एटीपी। ठीक होगा, एटीपी की एनर्जी यूज करते हुए ये पोटाशियम को ऊपर से नीचे की तरफ क्या करवाता है, इसका फ्लो करवाता है आउटसाइड ऑफ द सेल के अंदर। ये सेल हमारे पास कौन सा है, नर्व सेल्स हैं। ठीक हो गया, आगे हम बात करते हैं इनसाइड ऑफ दिस। ठीक हो गया, अब दूसरी हम बात करते हैं कि आउटसाइड से इनसाइड के अंदर जो मूवमेंट हुई वो हमारे पास थी पोटाशियम की। ठीक हो गया, अब इनसाइड सेल में आप देखिए, इनसाइड सेल के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि पोटाशियम की मिकदार या उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की कंसंट्रेशन लो है। तो अब सोडियम, चूंकि हमने जो मूवमेंट है हमारी वो है लोअर टू हाई, तो अब यहां से सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लोअर कंसंट्रेशन में मौजूद है, यानी कि इनसाइड ऑफ द सेल के अंदर हमारे पास सोडियम की मिकदार कम है, आउटसाइड सेल के अंदर हमारे पास सोडियम की मिकदार ज्यादा है। इसलिए जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसाइड सेल से आउटसाइड सेल की तरफ मूव करेंगे। इसलिए जो ये पंप यूज करते हैं वो हमारे पास सेम वही नेम है, सोडियम पोटाशियम पंप है। और ये किसकी मदद से कर रहे हैं, जो हमारे पास ये कैरियर्स प्रोटीन्स मौजूद है और कैरियर प्रोटीन ये एटीपी को यूज करते हैं। ठीक हो गया, इस पूरी बात को एक दफा छोटे से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा टॉपिक है हमारे पास, जिसके अंदर आउटसाइड ऑफ द सेल एक डिस्कशन हो रही है और एक इनसाइड ऑफ द सेल्स की डिस्कशन हो रही है। आउटसाइड के अंदर हमारे पास पोटाशियम जो होता है वो लोअर होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं, जबकि इनसाइड के अंदर हायर मौजूद होते हैं। इसलिए पोटाशियम की जो मूवमेंट है वो हाई लो से हाई की तरफ हो रही है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल्स की तरफ मूवमेंट हो रही है, जैसे कि आपको एरोज में नजर भी आ रहा है। ठीक हो गया, अगर दूसरी बात को देखें तो इनसाइड सेल के अंदर हमारे पास जो सोडियम है वो लोअर कंसंट्रेशन में है और आउटसाइड में क्या है, सोडियम हायर कंसंट्रेशन में। इसलिए जो सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास लोअर टू हाई की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड ऑफ द सेल्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये जो मूवमेंट हो रही है ये कैरियर्स प्रोटीन्स इनको करवा रही हैं, और जो कैरियर प्रोटीन जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको हम एटीपी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उम्मीद करता हूं आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस नेम से इसका मतलब है एंटर होना। ठीक हो गया, और एक्सो मीन होता है आउट होना, सेल से बाहर निकलना। तो सेम इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यही है कि इन द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर इंजेक्शंस ऑफ द बल्की मटेरियल बाय इनफोल्डिंग द सेल ऑफ मेम्ब्रेन, यानी इसने क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ना है, यानी कि इंजेक्शन करना है। इंजेक्शन होने के बाद उस बल्की मटेरियल ने सेल के अंदर क्या आना है, एंटर हो जाना। इसको हम कहते हैं सिंपली एंडोसाइटोसिस। आगे हमारे पास आता है एक्सोसाइटोसिस। इसने क्या करना है, उस सेल्स में जितना भी बल्कि मटेरियल है उसकी एक्सपोर्टेड कर देनी है। एक्सपोर्टेड करने के बाद जितना भी इसका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसको सेल से बाहर निकाल देना होता है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे करता है वो उसे हमारे पार्ट नहीं है टॉपिक का, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करने जा रहे। आगे एंडोसाइटोसिस की हमारे पास दो फॉर्म्स आती हैं, एक आती है हमारे पास फैगोसाइटोसिस और एक आती है हमारे पास पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में हमारे पास क्या होता है कि सेलुलर ईटिंग यूज होता है, यानी कि इसके अंदर सॉलिड मटेरियल को हम यूज करते हैं। ठीक हो गया, यानी कि उसकी इनफोल्डिंग करते हैं इसके अंदर फैगोसाइटोसिस के अंदर। और जो हमारे पास पाइनोसाइटोसिस है, पाइनोसाइटोसिस हमारे पास बेसिकली सेलुलर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, यानी कि जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये करता है, यानी कि वाटर के मटेरियल्स की, यानी कि जो भी इसे फोल्डिंग करके सेल के अंदर एंटर करना होता है। ठीक है, जो फैगोसाइटोसिस होता है वो सॉलिड मटेरियल के लिए होता है, और जो पाइनोसाइटोसिस होता है ये हमारे पास ड्रिंकिंग यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए होता है।
अगर हम फर्दर एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस क्या करती है कि इसे इस प्रोसेस से क्या करता है, न्यू मेम्ब्रेन्स क्या हो जाती हैं, इजाफा हो जाता है उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर, यानी कि उनकी मेम्ब्रेन्स ऐड हो जाती हैं। और साथ साथ जितने भी यानी कि दूसरे जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनके जो लॉस्ट हो जाते हैं एंडोसाइटोसिस में, जितने एंटर होते हैं बाद में एक्सोन होता है, तो इन मेम्ब्रेन्स की जगह क्या करती है वो रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक हो गया। आगे हम फर्दर इस चीज़ को एंडो एक्सोसाइटोसिस को थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक है थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो सके। तो सिंपल हमारे पास ये एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें, ये पार्ट को देखें तो इन वेजिनेशन इन द मेम्ब्रेन, यानी कि इसने क्या किया, सेल को जो मेम्ब्रेन है उसको अंदर की तरफ मोड़ा है। उस बल्कि मटेरियल यहाँ से एंटर हुआ, इसने इसको दबाया, दबाने से इसको अंदर थोड़ा सा फोल्ड किया और फिर सेल के अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया। जैसे ये सेल के अंदर एंटर हुआ तो ये वैक्यूल्स के अंदर पैक हो गया। तो आपको याद हो गोल्जी अपरेटस या लाइसोसोम्स के अंदर इस चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे ये वैक्यूल्स के अंदर एंटर होता है यानी कि इन फोल्डिंग फॉर्म में बन जाता है, यानी कि फोल्ड हो जाता है किसी चीज़ के अंदर, यानी कि इन्वेलप बन जाता है उसका। तो अब ये इन्वेलप बनने के बाद क्या होता है, इस बल्कि मटेरियल को स्पॉटेड होना होता है, यानी कि ये देखिए इसके अंदर थोड़ी सी ब्रेकेज भी करवा दी गई है। ये मटेरियल हमारे पास दो मेथड से आता है, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। अगर तो वाटर का मटेरियल है तो पाइनोसाइटोसिस होगा, और अगर हमारे पास ये सॉलिड मटेरियल होगा तो फैगोसाइटोसिस के जरिए। ठीक हो गया। तो अब इसको मजीद बनाकर यानी कि पैक की फॉर्म में करके सेल की बॉडी से क्या किया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सिंपल सा हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। इसके अंदर सेल मटेरियल के अंदर यानी कि जो सेल मटेरियल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए एंटर होता है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है, आफ्टर प्रोसेस क्या होता है वो सेल बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पास फिनोमेना क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा, और ये जो हमारा 4.4 टॉपिक था पैसेज वाला, ये भी आज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।